नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा भर्ती पर बयान दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे ठीक एक दिन बाद हरीश रावत ने अपने ही बयान से यू टर्न लेते हुए सबको चौंका दिया है। विधानसभा में परिवार और भाई भतीजावाद के आधार पर हुई भर्ती को लेकर हरीश रावत ने कहा कि अपने लोगों की भर्ती कर किसी ने भी कोई अपराध नहीं किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान के आधार पर अगर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि हरीश रावत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति था उसे उन्होंने अपने उतने ही नजदीक बैठाया और उनके कार्यकाल में खुलकर लेन देन हुआ। हरीश रावत जी के चरित्र को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बताया ना कि टीवी चैनलों पर उन्हें लोगों ने कहते हुए सुना था कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। क्या आंखें बंद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री चुनती है क्या प्रदेश की जनता? आप कान खोलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उन्हें करने की हिम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको उतने नजदीक अपने बिठाया। चतुर्थ तल पे जहां मुख्यमंत्री कार्यालय होता है वहां पर लेन देन हुआ। खबर का रुख करते कोटद्वार में अवैध खनन के कारण धंसे सुखरो पुल को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुखरो पुल के ऊपर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष गीता नेगी ने नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गीता नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में सुखरो नदी के पुल के पिलरों को खुलेआम मशीनों से खोदा गया, जिसके कारण पुल धंस गया। दुखी मन से इतना हम दुखी हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रही थी कि भाई ये समय पे इसका सुध ले लें कि जो ये बिल्कुल मानकों के विपरीत जो यहाँ पे खनन कार्य किया गया है। मैं चाहती हूँ कि तत्काल जो भी दोषी हैं उन पे सबसे पहले कार्रवाई की जाए। जो ये कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता को जोड़ने के लिए जो पुल यहाँ पर बना गया था, जो भाजपा की ही मंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी जी के द्वारा पुल बनाया गया था, जो पुल आज धंस चुका है, जिसमें कोटद्वार की जनता और भाबर की जनता में काफी रोष है। और कल कहा गया था यहाँ पर एक सर्वे की टीम आएगी, ना यहाँ पर सर्वे की टीम आई है और अभी भी हमें खतरा अगर बारिश आती है पुल कहीं ना कहीं ये ढह ना जाए, जिसके कारण आज यहाँ पर कांग्रेस ने पुरजोर आंदोलन किया है। अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं होता तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर 26 सितंबर को जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अपने अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। तो वहीं कलियर विधानसभा के मेवड़ क्षेत्र से जगपाल सिंह ने जिला पंचायत सदस्य का फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जगपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के लिए विकास का काम किया है। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय निवासी इमरान मलिक ने कहा कि जगपाल सिंह ने मंदिरों में ही नहीं मस्जिदों में भी काम कराया है। वहीं एक और स्थानीय निवासी बुजुर्ग ने कहा कि जगपाल सिंह के साथ हर समाज का वर्ग खड़ा है। तो अब मेवाड़ क्षेत्र से जगपाल सिंह चुनाव लड़ने का यहां ऐलान किया है। साथ ही साथ जगपाल सिंह के साथ हर वर्ग का इंसान खड़ा है, ये वहां के स्थानीय लोगों ने कहा है। यहाँ पे सड़क बनवाई, जहाँ गार आता गोड्डो गोड्डो वहां पर सड़क बनवाई इन्होंने, नलके लगवाए, 30 नलके लगवाए मेहड़ों में, बहुत काम करवाया जी इन्होंने यहाँ। और नहीं जिताएंगे, ऐसा क्या लगता है जो दोबारा नहीं जिताएंगे? बाजी हैं हमारे बड़े भाई हैं, लोगों के काम आधी रात तक कर रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि पार्टी मुझे टिकट जरूर देगी। किसी वजह से टिकट नहीं हो पाया तो मैं निर्दलीय चुनाव में लड़ूंगा। जनता मेरी साथ है और जैसे कि जनता ने मेरे 5 साल का व्यवहार देखा है, उसके आधार पर मुझे जनता वोट देगी। और दूसरी बात, मैंने 8 गांव मेरे पास थे जिला पंचायत में,
तो मैंने सभी गांव में किसी भी कोई भी जाति हो, कोई मैंने भेदभाव नहीं करा, उसमें मैं हाथ जोड़ के। उधर सरोवर नगरी नैनीताल में 12वां नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो चुका है। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए जोलीकोट भल्यूटी गांव से कदली वृक्ष लाया गया। कदली वृक्ष का नगर में पहुंचने पर भक्तों ने वृक्ष का स्वागत किया। माता के जयकारों के साथ भव्य रूप से कदली वृक्ष का नगर भ्रमण भी किया गया। इस दौरान भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां नंदा सुनंदा का यहां पर भव्य स्वागत और 12वां नंदी देवी महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें कि मां नंदा सुनंदा का भव्य स्वागत किया गया और लोगों ने यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां नंदा सुनंदा का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही कदली वृक्ष का नगर भ्रमण भी किया, जिसमें कि लोगों ने वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाच गाते ढोल नगाड़ों के साथ में मां नंदा सुनंदा का जोरदार भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय लोग और दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु वहां पर किस तरीके से नंदा देवी महोत्सव में मां नंदा सुनंदा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और कदली वृक्ष का नगर भ्रमण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कदली वृक्ष का नगर भ्रमण के साथ साथ 12वां नंदा देवी महोत्सव का आगाज मलिताल की ओर को बढ़ी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों स्कूल के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो सब माता नंदा सुनंदा के जयकारों से पूरा माहौल जो है भक्तिमय हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल के बाद जब यहाँ पर महोत्सव हो रहा है तो आगे आने वाले दिनों में जब 4 तारीख को यहाँ पर अष्टमी का दिन होगा, अष्टमी के दिन भी अपार जनसमूह यहाँ पर होगा और सब लोग माता नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेने के लिए आगे। उधर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला में आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। मां नंदा सुनंदा के जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि पौराणिक समय से ही कदली खामे से नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता रहा है। तो शहर में ये शोभा यात्रा निकाली गई मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण के लिए और साथ ही साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्थानीय लोग किस तरीके से यहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए लोग यहां पहुंचे, भव्य तरीके से पूजा अर्चना की गई। जो आज ये पूजन अभी इसका कल इसकी पूजन किया था, आज इनका वृक्ष लेके आज इनका इसमें मूर्ति की स्थापना इसकी होगी, बनेगी। रात को इसका पूजन होगा। इसी नंदा और सुनंदा की मूर्तियां 2 बनेंगी। आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की अब स्थापना होगी। उसके निर्माण के लिए कदली वृक्ष को ले जाया जाएगा और ये अपना ऐतिहासिक महत्व है। नंदा देवी हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी है। मां नंदा सुनंदा का जो ये कार्यक्रम है और इसे लोग बहुत धार्मिक आस्था से मनाते हैं और आज पूरे प्रदेश में जगह जगह मां नंदा सुनंदा की झांकियां प्रस्तुत होती हैं, पूरा डोला निकलता है।
अगली खबर का रुख करते हैं। चमोली जिले में वेतन न मिलने से परेशान गेस्ट टीचर्स का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में धरना दे रहे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस ज्ञापन दिया गया है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। धरने पर बैठे गेस्ट टीचर्स ने बताया कि चमोली जिले के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में वेतन दिया जा चुका है, लेकिन चमोली में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी की वजह से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सीध का हमारी कोई ऐसी नई मांग नहीं है। हमारा तो सैलरी को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको लेकर हमारा मुद्दा है कि हमारे स्टेट में 13 डिस्ट्रिक्ट में से आपने 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में चमोली में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो चमोली है यहाँ पर भी आपने 2 ब्लॉक्स में आपने सैलरी दे दी है और हमारी सैलरी रुकी हुई है। फिर हमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन का सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर हमारा सैलरी रोक रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि जिस दिन विंटर वेकेशन हो रहा है उस दिन हमें पहले ऑर्डर दीजिए। गेस्ट टीचर्स को का यहाँ पर उनको कुछ वेतन के विषय में जो विसंगति को लेकर उनकी मांग है और जिस पर विचार चल रहा है और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे कुछ समय इसका पूरा अध्ययन करने देखना चाहिए कि शासनादेशों के आलोक में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो मैंने उन्हें ये कहा है कि आप कुछ समय रुकिए, मैं इस पर विचार करके क्रीड़ा को लेकर आए हुए हैं। जो हमारी मांग है ये सिर्फ और सिर्फ वेतन विसंगति के लिए है, जिसमें ग्रीष्मकालीन वेतन और शीतकालीन वेतन, इसके लिए हमने पहले भी सांकेतिक धरना दिया है और हमारा कल 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का लिखित आदेश खंड शिक्षा अधिकारियों को नहीं जाता है तब तक हम मुख्य शिक्षा अधिकारी से धरने से नहीं। मांग चलती है इसको लेकर हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पिछले पूर्व में हम 24 तारीख को और 25 को हम मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले थे। उनसे हमें आश्वासन मिला था कि हम 1 तारीख तक अब वो हमारा काम नहीं हुआ तो हम निरंतर कल की 1 तारीख से बैठेंगे और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के 1 दिवसीय दौरे पर थे, जहां कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष दीपक धामी के नेतृत्व में पत्रकारों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रेस क्लब गेस्ट हाउस के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी को भूमि चयनित करने के निर्देशित कर दिए, जिस पर उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया की तरफ से भूमि चयनित किए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। वहीं जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड के जिला महामंत्री बाबूलाल यादव ने बताया कि टनकपुर पर्वतीय और तराई क्षेत्र का सेंटर प्लेस है, साथ ही टनकपुर की सीमा नेपाल से भी मिली हुई है। साथ ही पूर्णागिरी शक्तिपीठ होने के कारण अन्य राज्यों से पत्रकारों का आगमन लगा रहता है। ग्रुप में जोड़ देंगे। उत्तराखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो हमारी चंपावत ब्रांच है उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी टनकपुर सीएम कैंप कार्यालय के उद्घाटन के समय ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस क्लब का ऑफिस और कुछ और इस बनाने के लिए जमीन की मांग की थी। इसके क्रम में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें इसमें निर्देशित किया गया था और हमने उनके निर्देशों के क्रम में कुछ जगह चयनित की। राष्ट्रीय एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया और उसमें क्षेत्र के सभी पत्रकार मौजूद थे, तो उन्होंने मांग की थी यहाँ पे, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और पहाड़ और मैदानी क्षेत्र का जो है ये केंद्र बिंदु है यहाँ पे, और क्योंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के कारण यहाँ पर पत्रकारों का आवागमन भी बढ़ गया है। सेंटर स्तर के और नेशनल स्तर के पत्रकार यहाँ पर आने लगे हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब ऐसे समय में वो आते हैं और धार्मिक स्थल है और मेला वगैरह चलता है तो यहाँ पर उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया है।
उधर चंपावत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं ने तहसील में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा और राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रदेश की सभी महिलाओं के हितों का हनन हुआ है। छात्राओं का कहना था कि पर्वतीय महिलाओं की विषम परिस्थितियों को समझते हुए महिलाओं को राज्य सेवा में 30% आरक्षण दिया गया था, जिससे फिर से बहाल किया जाना चाहिए। चौबीस अगस्त को जो हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट की हेयरिंग आई थी, उसके बाद जो महिलाओं को उत्तराखंड मूल के 30% 37 आरक्षण मिलता है, उस पर स्टे लगा दिया। सर, ये जो 37 आरक्षण है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो उत्तराखंड की विमेन्स को एकजुट करता है, क्योंकि इसकी अम्ब्रेला के अंदर उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस वुमेन, जनरल वुमेन, एससी वुमेन, एसटी वुमेन, ओबीसी वुमेन सब आती हैं। तो इसमें क्या होता है सर, हम लोग के लिए अपने सपने साकार करने का एक हमारे पास जो जरिया था, तो स्टे होने के माध्यम से इससे जो चयनित महिलाएं हैं उसको कल रात को ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि अब कमीशन को कि अब ये मेरिट जिसमें हमारी उत्तराखंड की महिलाओं और माताओं का जो हमें स्टेट गवर्नमेंट में 30% आरक्षण मिलता था, उस पर स्टे लगा दिया है। इससे हमारी पूरी वीमेन, उत्तराखंड की वीमेन कम्युनिटी प्रभावित हो गई है। हमारी महिलाएं बहुत ही विषम परिस्थितियों में पहाड़ों में रहती हैं, उनको एक जो 30% का आरक्षण मिला था, एक जनरल मुद्दा था। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष इसको मजबूती से रखे, एक अध्यादेश लाए और हमारी महिलाओं का जो अधिकार है उसको बहाल करे। नैनीताल के आदेशों के क्रम में, जिसमें कि अभी जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% जो आरक्षण मिलता था उस पर रोक लगाई गई है। उसी से कुछ अफेक्टेड जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिस पे की यथोचित कार्रवाई करते हुए इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया। रामनगर विकासखंड के गांव क्यारी खाम स्थित नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे गांव का संपर्क मार्ग टूट गया। साथ ही ग्रामीणों के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। संपर्क मार्ग टूट जाने के बाद ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व उप प्रधान विनोद बोधानी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी के पास से गुजर रहे गांवों को जाने वाला सड़क टूट गया है। अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों के वाहन घर में फंसे हुए हैं। स्वास्थ्य खराब होने के पर भी ग्रामीण घर से नहीं निकल पा रहे हैं। विधायक ने मौका निरीक्षण किया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने मौका निरीक्षण नहीं किया। कल रात हमारे वहाँ बारिश बहुत हो गई, हमारे गधेरे बहुत आ गए हैं और क्या कहते हैं, हमको डर है, संभावना है कि हम बग नहीं जाए। उसके बाद मौके पर माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट जी ने भी मौका निरीक्षण किया है, लेकिन अभी प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन कोई मौके पर यहाँ पर सुध लेने नहीं पहुंचा है। जबकि क्यारी और क्यारी खाम दोनों के लिए संकट है, क्योंकि आपको बता दूं कि पूर्व में भी एक भारी बारिश पिछले वर्ष एक बिजली ट्रांसफार्मर बहा था, जिसमें आधी कट चुकी थी। लेकिन इस बार पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्यारी खाम का जो संपर्क मार्ग है, जिससे कि नन्हे मुन्ने बच्चों का आगमन भी होता है और गाँव के लोग उससे आना जाना करते हैं। ये क्यारी का खिचड़ी नदी का नाला है और ये क्यारी गांव में हम अभी इस पर बंदोबस्ती में खड़े हुए हैं। रात के नदी बहुत भर के आई थी, जिससे कि इसमें से 1-2 ब्लॉक नीचे से बह चुके हैं और पूर्व में भी बहे थे। और सामने है क्यारी खाम, उसका ट्रांसफार्मर से लगा हुआ रास्ता और स्कूल जाने का बच्चों का रास्ता और गाँव वालों का वो रास्ता पूरा बह चुका है। शासन प्रशासन से हमारी उम्मीद है और अनुरोध है कि वो यहाँ पर आके जल्दी सुध लें, अन्यथा गाँव वालों को और दिक्कत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उधर चंपावत जिले में दूरसंचार नेटवर्क में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जिले के विभिन्न गांवों में मोबाइल नेटवर्क की कमी की वजह से ग्रामीणों को नेपाली सिमों का प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस मामले में जानकारी देते हुए टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कपटलिया ने बताया कि नए मोबाइल टावर लगने से स्थानीय लोग मोबाइल सुविधा के साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे। इसी के साथ ही इससे डिजिटल शिक्षा में भी फायदा मिलेगा। सीमा से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
यहाँ पर लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क की बहुत समस्या चली आ रही थी। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जी से जो बातचीत हुई है, उसके क्रम में हमारे तहसील अंतर्गत जो दूरस्थ गांव हैं, जिनमें कि डांडा, कटनई, बुड़म, तलियाबाज, मथियाबाज और कोटकेंद्री, चूका इत्यादि जो गांव हैं, जहां पर कि वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर है, वहां पर मोबाइल टावरों की स्वीकृति मिलने के बाद जल्दी ही वहां पर मोबाइल नेटवर्क को सुधर जाए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक यहां ओटी और आईसीयू बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरी साल की मान्यता की तैयारी में जुटा हुआ है। विगत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते अल्मोड़ा मेडिकल को एनएमसी की मान्यता मिली थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया था। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि ओटी हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे ओटी और आईसीयू नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता तो हमने एनआईसीयू पीआईसीयू शुरू कर दिया है, और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए, और ड्रेनेज का भी बिल्कुल ही नहीं। और जीआई में करा इतना बेकार कर। उधर देश के जाने माने उद्योगपति यश बिरला की बॉडी बिल्डिंग पर आधारित किताब बिल्डिंग ऑफ परफेक्ट बॉडी का विमोचन ऋषिकेश के जिम में पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा, जनप्रतिनिधि शंभू पासवान और गीतकार रोहन भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। किताब के बारे में बताते हुए उद्योगपति यश बिरला ने कहा कि जिस तरह से लोग अपने खाने पीने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस किताब में बॉडी को फिट रखने के लिए कई टिप्स बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह किताब उन लोगों के लिए है, मील का पत्थर साबित होगी, जो जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग तो करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में अपने शरीर को फिट नहीं रख पाते हैं। करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि उसमें काफी चीजों का आपको मिश्रण करना पड़ेगा। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा जिम में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। आप जो भी करें, 2 बार हफ्ते में, 3 बार हफ्ते में, एक बार शुरू करें, कभी ये उधमसिंह नगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे चर्च निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि केरला के एक व्यक्ति द्वारा बारात घर की आड़ में चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं एसडीएम ने जांच के बाद ध्वस्तीकरण कराने का आश्वासन दिया है। जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा जमीन ये लोग थोड़ा मैंने रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। वो तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान जरा दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानना सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पा रहा। बरात घर यह है और कोई बरात घर नहीं है। एक छठू प्रधान थे, वो अपना दान देकर इनको कुछ पैसों से भी कुछ नहीं मिला, ये इनको दान है। और कोई बरात घर इस गांव में सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनबाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जांच की गई, तो बॉबी जॉर्ज का हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है, और इसमें तहसीलदार को मैं जांच करवाऊंगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया। उधर सितारगंज के गांव कल्याणपुर के नजदीक मवेशियों के लिए घास लेने गए एक युवक इंद्र सिंह बोहरा को एक तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक इंद्र सिंह बोहरा घास लेने जा रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार फैक्ट्री
बस ने इंद्र सिंह को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक को 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। का कहर देखने को मिला है, जहां पर घास लेने जा रहे युवक को बस ने कुचल दिया, इसकी मौके पर ही मौत हो गई। 108 की मदद से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करने के लिए उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि घास लेने जा रहे युवक को बस ने यहां कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं अभी पहाड़ से यहाँ आया था, 1 हफ्ता हो गया है। सुबह घास काटने के लिए दोनों जने सुबह बच्चे को स्कूल भेजवा के घास काटने के लिए गए, तो बहू थोड़ा पीछे थी, वो नाला पार करके रोड पे निकल गया। तो रोड पे निकलते ही जैसे बस आई होगी, रॉन्ग साइड में था बस वाला और वो अपनी साइड में खड़ा था। बीच में जब बस आ रही थी तो खड़ा हो गया, तो बस कुदरत पता नहीं कैसे इधर को लाके दबा दिया गया उसको। 30-35 साल की, इसका नाम इंद्र सिंह बोरा है, सितारगंज कल्याणपुर का रहने वाला है। ये रोड एक्सीडेंट में कहीं मृत अवस्था में पड़ा था, जिसको 108 द्वारा हमारे यहाँ पेश कराया गया। इसके शरीर में काफी जगह चोट के निशान है, सर पे भी काफी गहरी चोट लगी। उधर पौड़ी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड लेसडाउन में 2018 में मृतक आश्रित नियुक्त पाए गए एक बाबू प्रमोद ने बताया कि लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला काफी चर्चा में है। वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों में इस मामले को दबाया जाना और आरोपी को गबन की राशि ठेकेदारों को वापस कराने का मौका देना साफ इशारा करता है कि प्रेमचंद द्वारा गए इस गबन में विभागीय उच्च अधिकारियों और अकाउंटेंट की भूमिका रही होगी। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों को जो 10% की धनराशि होती है, उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है, तो अकाउंट नंबर अपने मिसेस का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे अधिशासी में उन्होंने पकड़ा था वो केस, और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है। तो उसमें मेरे द्वारा FIR लिखवा दी गई, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से, तो FIR लिखने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।